इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी जो फील्ड है, ये साइंस की मैं कह सकता हूँ मेडिकल साइंस की सबसे विकसित फील्ड में से एक है। फील्ड के अंदर खास बात ये है कि मैक्सिमम पेशेंट्स का हम बिना किसी चीरे, टाके, बेहोशी के इलाज कर पाते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है विक्रांत त्रिपाठी और एक बार फिर से आप सभी का केयर कास्ट इंडिया में बहुत बहुत स्वागत। रेडियोलॉजी एक ऐसा नाम जो आपके शरीर के बीमारियों को चंद सेकंड में, कुछ मिनटों में ढूंढकर बाहर ले आता है। इसी रेडियोलॉजी के विशेषज्ञ मेदांता लखनऊ के बहुत ही प्रतिष्ठित डॉक्टर, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहित अग्रवाल आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे रेडियोलॉजी के और भी बहुत सारी छोटी छोटी बातों को। सबसे पहले तो सर, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद विक्रांत। सबसे पहला सवाल जो मेरे मन में आ रहा है, रेडियोलॉजी से हम सब आम जनता जो भी है वो इससे परिचित है। आपका जो टर्म है सर, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, वो सामान्य रेडियोलॉजी से कैसे अलग है और इसमें क्या क्या सुविधाएं हमें एक्स्ट्रा मिलती है? देखिए, जो टर्म है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, ये रेडियोलॉजिस्ट का ही एक सुपर स्पेशलाइजेशन है। रेडियोलॉजी विभाग का, रेडियोलॉजी फील्ड का ही। इसके अंदर हम ना तो खाली इमेजेस देखते हैं, है ना, जिससे रेडियोलॉजी में हम सीटी स्कैन करते हैं, एमआरआई करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं। इसमें हम उन तकनीकों का इस्तेमाल करके अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सीटी, फ्लोरोस्कोपी, डीएसए, इन चीज़ों का इस्तेमाल करके मरीज़ों का ट्रीटमेंट भी करते हैं और मरीज़ को जल्द से जल्द ठीक करके घर वापस भेजने में मदद करते हैं। खास बात क्या है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की, ये साइंस की सबसे विकसित फील्ड में से एक है, मेडिकल साइंस की, जिसके अंदर बिना किसी चीरे, बिना किसी टाके के, एक छोटी सी पिन होल के द्वारा बहुत सारी मरीज़ों का, बहुत सारी बीमारियों का इलाज संभव है। और इससे भी खास बात यह है कि इन बीमारियों के इलाज के बाद मरीज़ को लंबे हॉस्पिटल स्टे, लंबे आईसीयू स्टे, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी हाल ही में एक स्टडी हम लोगों ने की थी, जिसके अंदर हमने डिफरेंट ओटीज़, अलग अलग ओटीज़ के बाद ये देखा कि भाई कितने मरीज़ों को ओटी के बाद में, ऑपरेशंस के बाद में आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है। और उसको जब हमने कंपेयर किया अपनी फील्ड से, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी से, जो हम ऑपरेशंस करते हैं, तो ये पाया कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के द्वारा किए गई सर्जरीज में मरीज़ को आईसीयू की स्टे बहुत कम की ज़रूरत पड़ती है। इनफैक्ट मैक्सिमम मरीज़ या तो सीधा कैथ लैब के बाद डिस्चार्ज हो जाते हैं 2-4 घंटे के ऑब्जर्वेशन के बाद, या 1-2 दिन का वार्ड स्टे की ज़रूरत पड़ती है। ओके सर, बार बार हम बात कर रहे हैं मरीज के स्टे की, उनके रुकने की, ड्यूरेशन की। तो अगर इंटरवेंशन के थ्रू अगर हम जा रहे हैं तो किन किन बीमारियों, जैसे अगर आम जन समझना चाहे कि आपके पास उसे किस रोगों के लिए आना चाहिए, तो दो चार अगर आप बीमारी का नाम और बताना चाहें सर। मुख्य तौर से जितनी भी वैस्कुलर बीमारियां होती हैं, खून की नसों की बीमारियां होती हैं, चाहे वो ब्रेन की हो, चाहे वो पैरों की हो, चाहे वो इंसान की मुख्य धमनी अयोटा की हो, इन सभी बीमारियों का इलाज इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के द्वारा संभव है, वो भी बिना किसी चीरे टाके के। अगर हम कॉमन बीमारियों की बात करें तो इसमें सबसे कॉमन बीमारी जो है वो वेरिकोज वेन्स आती है। दूसरी कॉमन बीमारी जो है वो पैरों में घाव बन जाना, गैंग्रीन हो जाना, ये आती है, जिसमें नसों की ब्लॉकेज की वजह से घाव बनता है। तीसरी एक कॉमन बीमारी जिसकी हम बात कर सकते हैं वो डीवीटी है। चौथी बीमारी जो मैं बहुत करता हूँ वो है स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, जिसमें कि खून की जो नस होती है उसमें थक्का जम जाता है या खून की नस फट जाती है। इन सभी बीमारियों का बिना किसी चीरे टाके के इलाज संभव है। इसके अलावा मैं दर्शकों को एक चीज़ ये बताना चाहूँगा, अगर आप किसी क्रोनिक बीमारी से पीड़ित हैं और कोई डॉक्टर आपको मेजर सर्जरी के लिए बता रहा है, तो एक ओपिनियन इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से ज़रूर लें कि क्या उसका कोई और इलाज भी संभव है, क्योंकि इसमें कभी कभी हम मिस कर जाते हैं एक चीज़, जैसे घेंगा रोग है, थायराइड है। थायराइड नोड्यूल के लिए या तो गले में बड़ा सा चीरा लगता था, पहले बड़ा ऑपरेशन होता था, बट हाल ही में निडल अब्लेशन, लेज़र सर्जरी द्वारा घेंगा रोग का ट्रीटमेंट संभव है। और वो भी आप विश्वास नहीं करेंगे, कोई चीरा नहीं होता, कोई टाका नहीं होता, इनफैक्ट कोई हॉस्पिटल एडमिशन, हॉस्पिटल स्टे की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे मरीज़ हमारे पास कम से कम, मैं इसी साल में करीब 50 से 60 ऐसे मरीज़ों का ट्रीटमेंट कर चुका हूँ, जिसमें बिना किसी चीरे टाके के हमने घेंगा रोग को ठीक किया है, जो नोड्यूल है उसको ठीक किया है, और पेशेंट को सेम डे घर भी वापस भेजा है।
तो इतनी एडवांस फील्ड है ये। सेम डे की बात हमने की सर, और आजकल एक हेल्थ सेक्टर को लेकर के और स्पेशली जीएसटी कम होने के बाद एक बात बार बार निकल कर आ रही है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी एक बात कहती है कि ज़्यादातर कंपनियां कि आपको सेम डे जो भी ट्रीटमेंट्स हैं उसको हम कवर नहीं करेंगे। तो अगर हम इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं तो क्या इससे रिलेटेड जो भी प्रोसीजर्स हैं, जो इलाज है वो सेम डे में, तो क्या हेल्थ सेक्टर या बीमा कंपनी कवर करती है? हेल्थ इंश्योरेंस मैक्सिमम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी प्रोसीजर्स को कवर करती है। ओके, तो मतलब जो मरीज है वो निश्चिंत होकर के मरीज निश्चिंत होके इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट के पास जा सकता है, अपनी हेल्थ पॉलिसी को लेकर भी डिस्कस कर सकता है। बट मैं ये अश्योर कर सकता हूँ, क्योंकि मैं सारे प्रोसीजर्स मेदांता जैसे हॉस्पिटल में करता हूँ, तो ऐसे हॉस्पिटल में मैक्सिमम पेशेंट जो हैं उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस होता है, और हमारे कई सारे मरीज जो हैं हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट लेते हैं इवन फॉर डे केयर प्रोसीजर्स। ओके। और सर जैसे यहाँ पे मुझे आपके अभी आपने एक बात की थी ब्रेन स्ट्रोक, और जैसे ही ये शब्द आता है लोग डरते हैं और पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं। तो जो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के थ्रू आप ट्रीटमेंट बता रहे हैं, क्या इसमें भी बहुत कम समय और मरीज के जान के जो खतरा है वो बहुत कम होता है क्या? इस क्योंकि ये ब्रेन के बारे में थोड़ा बताएं सर, कैसे? देखिए, जो स्ट्रोक की बीमारी है यानी लकवा मारना, इसमें सही समय पे सही हॉस्पिटल में पहुंचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे जैसे समय निकलता है वैसे वैसे मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, मैं हज़ार की, 100 की या लाखों की बात नहीं कर रहा, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन हर मिनट मरते हैं, हर मिनट डेड होते जाते हैं। तो ऐसे में तुरंत एक्शन लेना ज़रूरी है। अगर सही समय पे सही एक्शन ले लिया तो डेफिनेटली एक अच्छी रिकवरी की उम्मीद की जा सकती है। बट अगर मरीज़ समय से नहीं पहुंचता है, डिलेड पहुंचता है, तो ऐसे केसेस में देखिए मरीज़ को कोशिश हम पूरी करते हैं, हर संभव प्रयास किया जाता है मरीज़ की जान, मरीज़ के लकवे को रिवर्स करने की, बट ऐसे में बहुत बार वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो अच्छे हॉस्पिटल में सही समय पे जाना एकदम ज़रूरी है ऐसे होता है। एक और बात मेरे मन में उपज रही है सर कि जैसे आपने कहा कि मेदांता जैसे हॉस्पिटल्स में, या इवन अगर हम गोरखपुर की बात करें तो सिटी हॉस्पिटल्स में, जो ऐसे बड़े हॉस्पिटल्स हैं, इनफैक्ट हर हॉस्पिटल में हाँ, जो आज 50-100 बेड से ऊपर का है, हेल्थ इंश्योरेंस मैक्सिमम जगहों पे एक्सेप्ट होते हैं। और मुझे लगता है कि जनरल पब्लिक को, आम पब्लिक को हेल्थ इंश्योरेंस करा के रखना चाहिए है। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, बट मेरा खुद का एक हेल्थ इंश्योरेंस है, मेरे पेरेंट्स के पास हेल्थ इंश्योरेंस है। रीज़न इसका क्या होता है कि एक अच्छे हॉस्पिटल की सुविधाओं के लिए अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस की मदद से ले सकते हैं, तो क्यों ना ली जाए। बिल्कुल। अगर किसी के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है सर, एक मोटी मोटा आइडिया देना हो कि खर्च कितना आता होगा इसके प्रोसीजर्स में? देखिए, इसे खर्च की बात आई थिंक बहुत डिफ़िकल्ट है मेरे लिए बताना, क्योंकि हर बीमारी का अलग-अलग खर्चा होता है। अगर हम वेरिकोज़ वेन सर्जरी की बात करें तो खर्चा 60-65 हज़ार रुपये से लेके 1.5 लाख रुपए तक भी जाता है। वो डिपेंड करता है कि मरीज़ कौन-सी विधि को चूज़ करता है, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को चूज़ करता है। अगर हम पेरिफेरल आर्टेरियल डिज़ीज़ की बात करें तो लाख, 1.5 लाख रुपए से लेके ढाई, 3, 4, 5 लाख तक भी जा सकता है। ये सारा जो खर्चा होता है इस पे डिपेंड होता है, क्योंकि हार्डवेयर यूज़ होता है, सामान ऐसे यूज़ होते हैं, तकनीक ऐसी यूज़ होती है कि वो मरीज़ से हम लोग पहले डिस्कस करते हैं, एंड उसकी बीमारी के अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया जाता है कि क्या उसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है, एंड उसके बाद ही आगे बढ़ा जाता है। बहुत सारे मरीज़ होते हैं जो अनअफोर्डेबल होते हैं। उन केसेस को हम लोग बहुत ध्यान से डिस्कस करते हैं, और काफ़ी मरीज़ों को हम ऑप्शन देते हैं सीएम फंड का, जिसकी मदद से मुख्यमंत्री राहत कोष से थोड़ा-सा पैसा मिल जाता है, थोड़ा-सा मरीज़ अपने पास से करता है, और थोड़ी-सी हम मरीज़ों की मदद करते हैं। प्लस कई सारे एनजीओज़ हैं, है ना? क्राउड फंडिंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जिनकी मदद भी हम लोग रूटीनली अक्सर लेते हैं मरीज़ के इलाज के लिए। अगर हम सर, अभी हमने लखनऊ की बात की, अभी हम गोरखपुर की बात कर रहे हैं। अगर हम शहरों को टायर के हिसाब से देखें, तो जो छोटे शहर हैं, छोटे इलाके हैं, क्या वहाँ पे भी इस तरह की सुविधाएं, जो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी है या हेल्थ सेक्टर की जो इंश्योरेंस की चीज़ें हैं, वहाँ अवेलेबल हैं, वहाँ पे चिकित्सक हैं, आसानी से वहाँ उपलब्ध हैं, या इन लोगों को लखनऊ के लिए या गोरखपुर के लिए मूव करना पड़ेगा? देखिए, अभी मुझे लगता है कि कम से कम 4 से 5 साल और लगेंगे हम्म इन सुविधाओं को हर डिस्ट्रिक्ट तक उपलब्ध होने में।
लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि पिछले 10 साल में मेडिकल साइंस ने, हेल्थ केयर ने जो चेंजेस देखे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आज से 10 साल पहले की बात की जाए, तो कार्डियोलॉजिस्ट भी ईज़िली नहीं मिलते थे, एंजियोग्राफ़ी, एंजियोप्लास्टीज़ नहीं हो रही थी और आज मैं मतलब इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट तो दूर की बात है, बट आज मैं आपके साथ बैठा हूँ गोरखपुर में और गोरखपुर जैसी जगहों पे भी अब कैथ लैब्स उपलब्ध हैं, एडवांस्ड प्रोसीजर्स होना शुरू हो गए हैं। तो मुझे लगता है 4-5 साल और लगेंगे जब और छोटे-छोटे शहरों में भी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी लैब्स, डीएसए लैब इन सब की सुविधाएँ उपलब्ध हो जाएँगी। अभी आपने कहा सर कि 4-5 साल और मानकर चला जाए। आपका मैं रिकॉर्ड देख रहा हूँ तो लगभग 17 से 20 साल का अनुभव मुझे नेट पे दिखा रहा है। 13 साल। 13 साल का अनुभव मुझे दिखा रहा है। आपको सर एक रेडियोलॉजिस्ट बनने के लिए किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था? और स्पेशली जो आपका डिपार्टमेंट है, इंटरवेंशनल की अगर हम बात करें तो? तो जब मैंने अपनी एमबीबीएस कंप्लीट की थी किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज से, लखनऊ से, तो उस समय रेडियोलॉजी की सीट्स बहुत कम होती थी, जितना मुझे याद पड़ता है। जनरल कैटेगरी में लखनऊ में 3 सीट्स थी और यूपी भर में कुछ 6 या 7 सीट होती थी एंड पूरे इंडिया में भी काफ़ी कम सीट्स थी। तो तब रेडियोलॉजी लेने के लिए हमें थोड़ा-सा रैंक होती है हमारे एग्ज़ाम में। रैंक अगर अच्छी नहीं आएगी तो फिर रेडियोलॉजी नहीं मिलती थी। ओके। तो उसके लिए हमें एग्ज़ाम को टॉप करना पड़ा। एक वो चुनौती थी कि भई आपको लाइक ज़ेनिथ टर्म एक होता है कि आपको अव्वल नंबर पे आना पड़ेगा अगर आपको इस फ़ील्ड में जाना है। अब सिचुएशन चेंज हुई हैं, सीट्स बढ़ गई हैं, जो होनी भी चाहिए। अगर हमें हर शहर में सुविधाएँ उपलब्ध करानी है, तो हमें सीट्स भी थोड़ी तो बढ़ानी पड़ेंगी। फिर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की फॉर्मल ट्रेनिंग उस समय बहुत डिफ़िकल्ट होता था। नॉर्थ इंडिया में 2 या 3 जगहें थी, जहाँ पे ट्रेनिंग मिलती थी, जिसमें से एक एसजीपीजीआई जगह होती थी और प्राइवेट में एक इंस्टीट्यूट होता था गंगाराम हॉस्पिटल, सर गंगाराम हॉस्पिटल। एंड साउथ में मेरा सीएमसी में हुआ था उस समय सिलेक्शन, बट परिवार में कुछ-कुछ दिक्कतें थी तो हमें नॉर्थ में ही रहना था। तो आई स्टार्टेड माय जर्नी। मैंने अपनी जो जर्नी थी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की, ये सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली से शुरू की। उसके बाद मैं एसजीपीजीआई में की, फिर मैं केजीएमसी में एज़ असिस्टेंट प्रोफ़ेसर भी रहा एंड इन सब जगहों से एक्सपीरियंस लेने के बाद फिर मैं प्राइवेट में आके हमने काम करना शुरू किया एंड लाइक पहले लखनऊ के अंदर भी अगर हम बात करें तो प्राइवेट में जब मैंने शुरू किया था काम करना, तो मेरे जैसे 1 या 2 लोग ही थे प्राइवेट में जो उस समय काम कर रहे थे। बट आज की डेट में करीब-करीब मुझे लगता है 12-15 लोग हैं जो प्राइवेट में हैं एंड गवर्नमेंट की अगर हम बात करें सारे लोग मिला लें लखनऊ के अंदर, तो करीब-करीब 25 से 30 इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट लखनऊ शहर में भी उपलब्ध होंगे। मतलब हम कह सकते हैं सर कि अब इसका रास्ता आसान है और अच्छे से काम हो रहा है। अच्छे से काम हो अच्छे रहा से है, काम हो बिल्कुल। रहा है। एक और सवाल सर मेरे मन में आ रहा है, कोई ऐसा मरीज़ जो आपको याद आता हो अपने इतने लंबे करियर में कि वो बहुत परेशान था अपने ट्रीटमेंट को लेकर के, पैसे को लेकर के, या हो सकता है किसी ने बहुत बड़ी सर्जरी उसको सजेस्ट कर दी हो और आपसे मुलाकात के बाद वो बहुत आसानी से उसका ट्रीटमेंट हुआ, बहुत खुशी-खुशी वो घर को गया सर? मैं 2 इंसिडेंसेस बताऊँगा। हुँ। पहला इंसिडेंस था एक डॉक्टर साहब थे, उनको स्ट्रोक हुआ था। सर्जन हैं एंड अभी भी अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी हमने थ्रोम्बेक्टमी करी थी, नस के अंदर जाके थक्के को बाहर निकाला था। राइट साइड कंप्लीटली पैरालाइज़ थी, सर्जरी से पहले, प्रोसीजर से पहले एंड प्रोसीजर के बाद आज वो सर्जरी कर पा रहे हैं। तो जब मैंने सर का प्रोसीजर किया था कई साल पहले, उसके बाद इस इंसिडेंस ने मुझे इतनी प्रेरणा दी कि मैं तब से लगातार जो है ब्रेन स्ट्रोक के बारे में बात करता हूँ ऑलमोस्ट हर फोरम पे एंड हमारी अपनी सोसाइटी भी है जिसके थ्रू हम अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं रेगुलरली ब्रेन स्ट्रोक, बिकॉज मुझे ये लगता है कि ये ब्रेन स्ट्रोक ट्रीटमेंट की जो सुविधाएं हैं हर जगह पे होनी चाहिए। दूसरा इंसिडेंस एक बाबूजी का है। ये करीब-करीब 75 साल के थे। आप विश्वास नहीं करेंगे, 2 साल से यूरिनरी कैथेटर पे थे। यूरिनरी कैथेटर पे? 2 साल से यूरिनरी कैथेटर पे थे हुँ। एंड अच्छे पढ़े-लिखे परिवार के थे। उनके बेटे जो हैं जर्नलिज़्म में थे। उन्हें कहीं से मेरे बारे में पता लगा एंड बीपीएच का ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था, जो
बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी होती है, गदूद के बढ़ जाने की जो बीमारी होती है, उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था, सर्जरी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स उनको एमआई आ चुका था और ब्लड थिनर्स चल रहे थे। तो वो हमारे पास आए, काफ़ी परेशानी थी। 150 ग्राम का प्रोस्टेट था उनका, नॉर्मल प्रोस्टेट 25 ग्राम का होता है। तो उन्होंने काफ़ी परेशानी में आके हमसे बात की, तो हमने बोला कि देखिए एक प्रोसीजर होता है जिसे हम बोलते हैं प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन। इसकी मदद से हम जो प्रोस्टेट की ब्लड सप्लाई है उसको कम कर देते हैं और प्रोस्टेट आपका श्रिंक होने लगेगा। एंड बाबूजी हफ्ते भर के अंदर जो है कैथेटर से फ्री हो गए। एंड वो आज भी जो है मतलब हर 1-2 महीने में आके जो है फल देकर जाते हैं, कभी अनाज देके जाते हैं कि भैया ये खा लो वो खा लो। मैंने कहा बाबूजी आप ठीक रहो, दिस इज़ व्हाट आई वांट फ्रॉम यू। पूरी तरह स्वस्थ हैं सर? या अभी 2 साल हो गया उनके प्रोसीजर को एंड ही इज़ डूइंग। मतलब उनकी प्रॉब्लम यही थी कि कैथेटर के साथ भाई पढ़े लिखे समाज के थे, समाज में उठना बैठना था, तो कहीं बाहर नहीं जा पा रहे थे। एक सोशल स्टिग्मा इतना ज़्यादा था कि यूरिनरी कैथेटर को कहाँ तक लेके जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। अभी सर शुरुआत में हम लोग बात कर रहे थे वैस्कुलर हेल्थ के बारे में। अगर इससे जुड़ी बीमारियों को पहचानना हो, सिम्टम्स जो आम जन आसानी से समझ सकें, तो 2-4-5 सिम्टम्स हमें बताएं। ये वैस्कुलर हेल्थ का अगर हम कॉमन सिम्टम्स की बात करें तो मैं पैर से शुरुआत करूँगा। पैर में अगर सूजन आती है या पैर में भारीपन लगता है, लंबे समय तक खड़े होने पे पैरों में नसें दिखाई देने लगती हैं, नीले पड़ जाते हैं, तो ये सारे के सारे साइंस जो हैं एक खराब वैस्कुलर हेल्थ को बताते हैं। ठीक है। या थोड़ी दूर चलने पे ऐसा लगता है कि पैर में क्रैम्प्स आ रहे हैं, नस पे नस चढ़ रही है, मसल्स टाइट हो रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो है पैरों के अंदर ब्लड सर्कुलेशन ठीक से जा नहीं रही है। प्रॉब्लम क्या है कि सारी की सारी जो खून की नसें होती हैं इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो अगर पैर में दिक्कत है तो इसका मतलब है कि आपका हार्ट भी सेफ नहीं है और आपका दिमाग भी सेफ नहीं। पैर में ब्लॉकेज होगी तो लेग अटैक यानी एम्पुटेशन होगा, गैंग्रीन बनेगा। हार्ट में होगा तो हार्ट अटैक। वो एक दूसरे को अफेक्ट करेंगे सर? बिल्कुल। मतलब नसें अगर पैर में खराब हैं तो चांसेस हैं कि आपकी दिल की नसें भी खराब होंगी और चांसेस हैं कि आपकी ब्रेन की नसें भी खराब हों। जो सबसे लेस डेंजरस एरिया है वो पैर है। तो अगर पैरों में ये सिम्टम्स आते हैं तो मैं कहूँगा कि एक डॉपलर कराना ज़रूरी है, एक क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। कोई मरीज हो गया सर, उसने जांच कराया और उसको पता चला कि उसे कोई नस तो ब्लॉक कर रही है या दब रही है, जो भी हो, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। सावधानियां कहाँ से शुरू होती हैं सर? अब उन्हें अपने जीवन में क्या क्या बदलाव के साथ जीना है? सावधानियां किचन से शुरू हो। हेल्दी खाना है और समय से खाना खाना है। उसके बाद आती है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसके अंदर रेगुलर 30 मिनट का व्यायाम डेली करना है। व्यायाम किसी भी प्रकार का हो सकता है, आप नहीं अफोर्ड कर सकते बाहर चले जाइए, टहल के आ जाइए, पार्क में टहल लीजिए, उसके लिए कोई खर्चा नहीं होता। अफोर्ड कर सकते हैं तो जिम चले जाइए या कोई स्पोर्ट रेगुलरली खेलना शुरू कर। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़नी शुरू हो जाती है, लाइक 35 साल से ऊपर, सभी लोगों को कोशिश करनी चाहिए हफ्ते में 2 से 3 दिन वेट ट्रेनिंग करने की। वेट ट्रेनिंग यानी कि या तो जिम में चले जाइए या घर पे ही थोड़ी सी वेट ट्रेनिंग कर लीजिए, डंबल से एंड पुशअप कर लीजिए, पुल अप कर लीजिए, सिटअप्स कर लीजिए, जिससे कि मसल स्ट्रेंथ आपकी बनी रहे। अगर सर जैसे अभी आपने कहा कि 35 साल के हैं तो ये करें और कम एज के हैं तो स्पोर्ट्स के साथ जाएं वगैरह वगैरह, मैं ऐसे बहुत लोगों को पर्सनली जानता हूं जिनकी उम्र लगभग वो 50 के पार हैं, 55, 52, 58। उनके लिए सर कोई स्पोर्ट्स खेल पाना भी बहुत मुश्किल है और जिम जाना वगैरह वगैरह भी उनके लिए मुश्किल है। तो ऐसे लोगों को क्या सुझाव देंगे? सर ऐसे लोगों को रेगुलर ब्रिस्क वॉकिंग करनी चाहिए। ठीक है। ब्रिस्क वॉकिंग मतलब हो गया जो नॉर्मल आप चलते हैं उससे थोड़ा सा तेज चलना है। एंड ऐसे लोग भी वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। स्पोर्ट्स डेफिनेटली नहीं खेलना है क्योंकि स्पोर्ट्स में कांटेक्ट लगता है, चोट लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और ओल्ड एज में रिकवरी स्लो होती है। कोई इंसान लेकिन लंबे समय तक अगर स्पोर्ट्स खेलता आ रहा है तो उसे उम्र की वजह से रुकना नहीं चाहिए, उसको इंटेंसिटी कम कर देनी चाहिए। मेरे फादर की एज करीब करीब 67 68 के अराउंड होगी एंड मेरे फादर अभी भी बैडमिंटन खेलते हैं। अभी भी? हाँ, अभी भी रेगुलर रनिंग करते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं। तो ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, वेट ट्रेनिंग आप कर सकते हैं। वेट ट्रेनिंग में लाइट वेट्स उठाने, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत हैवी वेट्स उठाने हैं। हाँ। बट ब्रिस्क वॉकिंग एंड आई थिंक वेट ट्रेनिंग की जा सकती है। हर चीज़ को लेकर के समाज में सर कुछ मिथक होते हैं, कुछ फैक्ट्स होते हैं। अगर यहाँ बात करें हम कि जो आपका रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है,
उसमें किस तरह की गलतफहमियां लोग पाल कर बैठे हैं, या जिसके वजह से वो आने से कतराते हैं कि नहीं उधर तो नहीं जाना? सबसे पहली गलतफ़हमी जो ये होती है कि भई रेडियोलॉजिस्ट जो है वो इलाज नहीं करते, केवल इमेजेस देख के डायग्नोसिस बनाते हैं। हाँ, तो हमें तो सबसे बड़ी गलतफ़हमी इसको ही दूर जूझना करनी पड़ता पड़ेगी। है कि हाँ, भई सर आप तो अल्ट्रासाउंड करोगे, आप इलाज तो नहीं करोगे। तो हम बोलते हैं नहीं भई, अल्ट्रासाउंड के बाद हम इलाज भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि बिना किसी परेशानी के आपका इलाज कंप्लीट हो जाए और आपको हम घर भी घर भेज भेज पाएँ। दें। दूसरी चीज़ होती है कि भई क्योंकि मिनिमली इन्वेसिव है, ये इनफैक्ट पिन होल सर्जरी है तो खर्चा ज़्यादा होता होगा एंड जो एस्टीमेट दिया जा रहा है वो भी उससे बढ़कर बिल आएगा। हाँ, तो बिल्कुल। इसके अंदर हम लोग बताते हैं कि देखिए जो एस्टीमेट दिया जाता है, उससे अक्सर हमारे प्रोसीजर्स में उतना बिल या उससे कम बिल आता है। उसका क्या रीज़न होता है, क्योंकि हमारे मरीज़ों को ज़्यादा हॉस्पिटल में स्टे करने की ज़रूरत होती नहीं है। कॉम्प्लिकेशंस नाम मात्र के होते हैं। हुँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि हार्डली कोई मरीज़ होता है जो प्रोसीजर के बाद में आईसीयू में जाता है। तो ऐसे में खर्चा बहुत कम हो जाता है। तो हाँ, अगर आप ओवरऑल खर्चे की बात करें, तो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी आधुनिक भी है और मैं बोलूँगा उतनी महँगी भी नहीं है। मतलब कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी कॉस्ट है। इफ़ेक्टिव भी है और बहुत आसानी से 1 से 2 दिन में आप अपने बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं सर, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक बाबूजी की बात बताई थी, हुँ। प्रोस्टेट की जिनको परेशानी थी, वो जिस दिन आए थे उसी दिन घर चले गए थे। आखिरी 2 क्वेश्चंस की तरफ हम हैं। एक क्वेश्चन सर मैं आमतौर पे जो भी हमारे मेहमान होते हैं उनसे पूछता हूँ मैं कि आप जिस चीज़ को प्रेज़ेंट कर रहे हैं, जो आज की युवा पीढ़ी है एमबीबीएस कर रहे हैं या जो नए लोग आना चाह रहे हैं, उनको आप क्या बताना चाहेंगे या क्या निर्देश देना चाहेंगे या क्या सावधानियों के साथ वो आएँ? आपकी रेडियोलॉजी में आएँ या ना आएँ? दूसरे डिपार्टमेंट्स में जाएँ? इसको बताएँ। देखिए, मेरे को ये लगता है कि हर फ़ील्ड का जो टॉप फ्लोर होता है, हुँ, वो हमेशा खाली होता है। किसी भी इंसान को अगर इस फ़ील्ड में आना है या फॉर दैट मैटर किसी भी फ़ील्ड में जाना है, तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जाना है। अगर आपको रेडियोलॉजी अच्छी लगती है, आपको इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में इंटरेस्ट है, आपको मज़ा आता है लोगों की जान बचाने में, मज़ा आता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लोगों को हेल्प करने में, तो डेफ़िनेटली ये फ़ील्ड आपके लिए है। और अगर आप मेहनत करोगे तो डेफ़िनेटली इसमें अच्छा करोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। तो कोई भी ब्रांच खराब नहीं होती, कोई भी चीज़ खराब नहीं होती। आपकी मेहनत जो है, वो असलियत में आपको उस एपिटोम तक लेके जाती लेके है। जाती है। आखिरी सवाल सर आज का, जब आप फ्री होते हैं अपनी सर्जरी से, अपने ओपीडी से, अपने प्रैक्टिस से, उस खाली टाइम में आप क्या करना पसंद करते हैं? मेरे कुछ मित्र हैं, मैं उनसे बातचीत करना पसंद प्रेफ़र करता करते हैं? हूँ। जी। यस। हाँ। एंड दूसरा एक्सरसाइज़, मतलब जिम एंड स्पोर्ट्स। फ़िल्में, मूवीज़ ऐसा कुछ? आह, पहले बहुत शौक था फ़िल्में का, मूवीज़ का, अभी हुँ। हाल में उतना शौक नहीं है। कभी-कभी न आजकल नेटफ्लिक्स वगैरह पे सीरीज़ वगैरह रहती हैं, तो सीरीज़ हम देखते हैं, बट उसमें थोड़ी-सी बुराई क्या है कि वो सारे के सारे एपिसोड एक साथ होते एक हैं, साथ। तो फिर वो डर लगता है कि अगला एपिसोड कैसे छोड़ेंगे। हाँ, और वो बहुत लेंदी भी हो जाता है फिर। हाँ, लेकिन मज़ा आता है, मतलब मज़ा आई एम आता है। श्योर मैं देखता तो हूँ ही, जुटला नहीं सकता। थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इंटरनेशनल रेडियोलॉजी किस तरह से देश में पैर पसार रहा है, आपके बीमारी को, आपके चीज़ों को बहुत ही सरल बना रहा है। आसानी से आइए, अपना ट्रीटमेंट कराइए। हम इसी तरह से आपके साथ फिर से बनेंगे किसी नए मुद्दे पे, किसी नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।